नमस्कार जुले। पुणे के सभी निवासियों को लद्दाख वासियों की तरफ से बहुत बहुत प्यार भरा अभिनंदन। संक्षिप्त में कहूँगा क्योंकि समय बहुत नहीं है, तो इसलिए पुणे वो जगह थी जहाँ से जब लद्दाख में प्रकृति और संस्कृति के बारे में आंदोलन हो रहे थे तो यहाँ से बहुत लद्दाख के लोगों को समर्थन मिला। यहाँ बहुत सारे प्रदर्शन हुए। संतोष जी ने तो 10 दिन की अनशन हमारे साथ यहाँ दूर से की। तो इसलिए लद्दाख वासी सिर्फ लोग नहीं, वहाँ के पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े, पेड़ पौधे, फूल, जंगल, झील, नदियां, हिमनद, ग्लेशियर, सब आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पिछले महीनों से जाकर हर जगह धन्यवाद ज्ञापन कर रहा हूं और आज फिर आप लोगों का धन्यवाद करता हूं कि देश के जब एक सुदूर हिस्से में लोग समस्याओं का सामना कर रहे हैं तो आप हमारे लिए आवाज़ उठा रहे थे, हमारी आवाज़ में आवाज़ मिला रहे थे। और आज बहुत खुशी हुई यहाँ आप लोगों से फिर मिलकर गांधी जी के विचारों के बारे में जो सम्मेलन हो रहा है, क्योंकि लद्दाख की ये जो संघर्ष थी ये गांधी जी के पद चिन्हों पर चलकर हो रहा था। तो आजकल मैं जहाँ भी गांधी जी का नाम सुनता हूँ तो चल पड़ता हूँ। इसीलिए जब लगभग 1.5 महीने पहले मुझे इस समारोह के बारे में बताया गया तो मैंने कहा मैं ज़रूर आऊँगा। तो आज मैं यहाँ हूँ और आप सबके बीच बहुत बहुत खुशी महसूस हो रही है। यूँ मैं कोई गांधी विशेषज्ञ गांधीयन भी नहीं हूँ, मैं तो एक एक्सीडेंटल गांधीयन हूँ। क्योंकि लद्दाख के पहाड़ों में मुझे बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं था। बस साधारण पुस्तकों में हर बच्चे की तरह पढ़ता था, मगर जीवन में ऐसी घटनाएं घटी कि जिसमें जिस तरह के प्रतिक्रिया या कार्यवहन हमने किया वो खुद ही गांधी जी के कदमों से मिलते जुलते दिखने लगे। तो हालांकि मैं इंजीनियरिंग कर रहा था, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मेरा सामना शिक्षा की हालत से हुई, देश की और ख़ासकर हमारे प्रांत की, जहां शिक्षा की हालत बहुत खस्ता थी। वैसे पूरे देश में भी अच्छा नहीं है, मगर वहाँ बहुत ही खराब थी। और वो भी मुझे ना पता चलता यदि ऐसी एक छोटी सी घटना न घटती। मेरे कॉलेज के दिनों में जब मैं इंजीनियरिंग पढ़ रहा था तो मैं ज़रा ज़िद्दी रहा हूँ, थोड़ा सनकी भी रहा हूँ। शायद गांधी जी भी बड़े ज़िद्दी थे। तो इंजीनियरिंग करते करते मेरी इंजीनियरिंग करने की वजह थी कि मुझे सूर्य के प्रकाश, लाइट, ऑप्टिक्स, प्रकाश से बहुत प्रेम था, जिज्ञासा थी। तो पूछते पूछते मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग को चुना था नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में। और फिर पहला साल तो बहुत शांति से गुजरा। मैं अपने पिताजी से छुपाता था कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ, कहीं वो मेरे पढ़ाई पे हावी ना हो जाएं जैसे माता पिता होते हैं। मगर पहला साल जब इंजीनियरिंग का ख़त्म हुआ तो उन्होंने पूछ ही लिया क्या पढ़ रहे हो तुम इंजीनियरिंग में। तो मैंने कहा मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो वो बोले मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इसका लद्दाख जैसे इलाके में कोई काम नहीं है, तुम्हें सिविल इंजीनियरिंग करनी है। सिविल इंजीनियरिंग, वो क्यों? तो बोले इसका स्कोप है, मैकेनिकल का कोई स्कोप नहीं है। मैंने कहा मैंने तो किसी स्कोप के लिए इंजीनियरिंग नहीं चुनी थी, मुझे तो प्रकाश से प्रेम है। तो बोले बचकानी बातें मत करो, सिविल इंजीनियरिंग चुनोगे। मैंने कहा नहीं मैकेनिकल।
बोले नहीं, सिविल, मैकेनिकल, सिविल। इसी पे बात बढ़ती गई और अंत में वो बोले अगर ये करोगे तो तुम अपने खर्चे पे करोगे, मुझसे कुछ उम्मीद नहीं करना। अब यूं तो मेरे ख्याल से पीछे मुड़ के देखूं तो वो मुझे डरा रहे थे, और माता पिता मेरे ख्याल से आपके निश्चय का, दृढ़ निश्चय के सबसे अच्छे इम्तिहान होते हैं। अगर आपका निश्चय दृढ़ है तो फिर आपकी चलती है, वो बाद में मान जाते हैं और खुश भी होते हैं। और अगर आपका निश्चय दृढ़ नहीं है तो बेहतर है उनका ही चले। ये तो मुझे बाद में पता चला, मगर उन्होंने शायद सोचा था कि ऐसा कहूँगा तो ये चुपके से सिविल इंजीनियरिंग करेगा। मगर ये बात चल रही थी तो मेरे अंदर से कोई आवाज़ आई और मैं उठ खड़ा हुआ और बोला उनको हैरान करते हुए, फिर धन्यवाद, मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग ही करूँगा, और बाहर निकल पड़ा घर से। जी, ये तो आसान था, मगर बाहर सीढ़ियों पर बैठकर सोचने लगा अब क्या, 3 साल की इंजीनियरिंग बची है और ये कोई सस्ता नहीं होता, तो कैसे करूँगा। तब सोचने लगा मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं अपना खर्चा भी उठाऊँ पढ़ाई का, मगर मैं करूँगा वही जो मैं करने निकला हूँ। तो मैं कुछ काम खास तो कर नहीं सकता था, दुर्बल था, ईंट पत्थर तो नहीं ढो सकता, मगर मेरी रुचि विज्ञान और गणित में थी, तो मैंने सोचा मैं बच्चों को जाके पढ़ाऊँगा लद्दाख में। तो मैं चल पड़ा शिक्षकों से अनुमति लेकर छुट्टियों में जब हमारे सारे बच्चे इंडस्ट्रियल टूर पर, औद्योगिक पर्यटन पर जाते थे, तो मैं अनुमति लेकर लद्दाख चल पड़ा, वहाँ बच्चों को पढ़ाने लगा। और उस समय के जो कोचिंग ट्यूशन के बहुत बुरे क्या कहें प्रणाली चल रही थी शहर में, उसको तोड़ते हुए बहुत कम पैसे में बच्चों को पढ़ाने लगा और बहुत ही सृजनात्मक, क्रिएटिव तरीकों से पढ़ाने लगा। और बच्चे देखते ही देखते इतने आए कि मैं 1-1.5 महीने में लखपति बन गया। आज के हिसाब से देखें तो 18 वर्ष की उम्र में 3-4 लाख मैंने कमा लिए थे 1.5 महीने में। इससे मेरे दिल में पैसे के लिए जो पागलपन होता है वही खत्म हो गया, क्योंकि पैसा तो जब चाहिए कमा लो, 1.5 महीने में 3 साल का खर्चा आ जाएगा, तो कुछ करना चाहिए। और करना मेरे सामने ही था। बच्चे जिनको मैं पढ़ा रहा था वो बहुत होनहार थे, बहुत जिज्ञासु थे, मेहनती थे, मगर जब परीक्षाएं आती थी तो सब फेल हो जाते थे, हो जाया करते थे। तब 95% फेल हो जाते थे 10वीं की कक्षा में। वो इसलिए नहीं कि बच्चे बुरे थे या उनका दिमाग कमज़ोर था, मगर शिक्षा प्रणाली फेल हो जाती थी। लद्दाख के बच्चों को उर्दू में सिखाया जाता था, ना कि मातृभाषा में। और फिर उदाहरण जो पुस्तकों में मिलते थे वो A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल होता है, मगर पहाड़ों में 14,000 फुट पर E फॉर एलिफेंट किसे समझ आए। और फिर F फॉर फैन, पहले से बच्चे ठिठुर रहे हैं -20 में, और फिर F फॉर फैन बता रहे हैं मास्टर जी, F फॉर फैन, इससे F आसान हो जाए। तो बच्चे पूछते हैं ये F फॉर फैन होता क्या है मास्टर जी? तो मास्टर जी भी सिर खुजलाते हैं, बोलते हैं बेटा ऐसा सुना है, देखा तो मैंने भी नहीं, ये आपको शीतल रखता है। और बच्चों की आंखें फट जाती थी, शीतल? इससे ज्यादा किसको जरूरत है और शीतल होने की? तो ऐसे प्रणाली में बच्चे फेल होते थे। ये हैरानी की बात नहीं थी, मैं तो बाद में हैरान होने लगा कि वो 5% कैसे पास होते थे। तो जो भी हो, उनको सिखाते सिखाते शिक्षा से मेरा जुड़ाव हो गया, और अब मैं सोचने लगा कि शिक्षा में सुधार लाने की ज़रूरत है। और शिक्षा में सुधार लाने के बारे में योजनाएं बनाने लगा। इंजीनियरिंग तो चलता रहा, मेरा पहला प्रेम था, मगर शिक्षा और ज़्यादा अर्जेंट था,
जलता हुआ आग था मेरे लिए सामने बच्चों की हालत देखकर। तो जब इंजीनियरिंग ख़त्म करके मेरे दोस्त कैलिफोर्निया में सिलिकॉन वैली जा रहे थे, मैं वापस लद्दाख गया शिक्षा में सुधार लाने के लिए। और फिर देखने लगा कि शिक्षा का कुछ मतलब ही नहीं है, हर चीज़ को जप रहे हैं, रट रहे हैं, समझ कुछ भी नहीं रहे हैं, सब कुछ कागजी है, कागजी ज्ञान, कागजी इम्तिहान, कागजी डिग्री, सब कुछ कागजी, सच में कुछ भी नहीं है। तो फिर हमने एक नया विद्यालय खोलने की सोची जहाँ पर हर चीज़ करके सीखें और बच्चे जब सबक या लेसन्स भूल जाएं तो उन्हें ना डांटें, बल्कि जो लेसन्स हैं उनको अनफॉरगेटेबल बनाएं rather than scolding them for forgetting their lessons। तो लेसन्स को कैसे अनफॉरगेटेबल बनाया जाए, कैसे वो अभ्यास अनुभव के स्तर पर सीखें, सिर्फ दिमागी नहीं हो, हाथों से सीखें, उंगलियों से सीखें, दिमाग और दस्त, सिर्फ हेड अकेला नहीं हो, हैंड्स भी हो, हाथों से भी सीखें। फिर आगे चलकर हमने बहुत अच्छी सफलताएं देखी बच्चों में, मगर सोचने लगे कि इस तरह से हेड तो ठीक है, कोई मतलब नहीं रहता, हेड से आप कितना बदलोगे, बल्कि हेड से आपको अहंकार आता है। और हाथों से जब करें तो दुनिया बदलता है, मगर सिर्फ हाथों पर ही रखें शिक्षा को सीमित तो वो भी काफ़ी नहीं है, क्योंकि हाथों का हुनर तो जेब कतरों के पास भी होता है। तो इन्हीं दो से अगर शिक्षा हो जाए तो फिर वो बहुत शिक्षित हो गए, दिमाग और दस्त से ही, हेड और हैंड से। तो अगला, दिल करुणा से भरा हो, हार्ट की शिक्षा भी होनी चाहिए, हम ये सोचने लगे और बच्चों के जीवन में उनके हृदय का जो शिक्षा है उस पर ध्यान देने लगे। और फिर इस तरह से देखते हुए हम बोलने लगे, ये अंग्रेजों ने जो हमें सिखाया है शिक्षा को, जो बोलते हैं बोलचाल में 3 R's ऑफ एजुकेशन, रीडिंग, राइटिंग, अरिथमेटिक, ये बेमानी है, इसका कोई माने नहीं है। वैसे भी तो रीडिंग, राइटिंग, अरिथमेटिक ये 3 R's हैं भी नहीं, ऐसे ही लोगों ने जो परिभाषा दी उसका हालत क्या होगा आप सोच सकते हैं, जो 3 R's सोचते हो। तो हमने कहा 3 H's होने चाहिए, 3 H's, हेड, हैंड्स एंड हार्ट। अब संयोग की बात, आज से कोई 35 साल पहले एक शिक्षाविद आए हमारे विद्यालय में और बोलने लगे, अरे आप लोग ये 3H जो बोल रहे हैं, ऐसा ही गांधी जी ने भी कहा था नई तालीम के बारे में, वर्धा में 3H की बात की। और हमें बहुत खुशी हुई कि हम शायद सही रास्ते पे ही हैं, कि गांधी जी ने भी इन्हीं दिशा में अपने विचार रखे। तो इस तरह से एक्सीडेंटल एक गांधीयन हम खुद को पाने लगे, अरे ऐसा उन्होंने भी सोचा था। वैसे ही जब आगे चलकर शिक्षा को उसकी माने, उसकी अर्थ क्या जीवन में है और पृथ्वी पर है वो देखने लगे, तो उसमें हम बहुत कमी पाने लगे। शिक्षा केवल एक आर्थिक अभ्यास सा दिखने लगा, सिर्फ जीविका के लिए, लाइवलीहुड, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स के लिए, सिर्फ पैसे कमाने के लिए। और इस पैसे कमाने की शिक्षा में जो पर्यावरण है उसका विनाश हो रहा है। तो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के लिए आप शिक्षा ले रहे हैं, मगर इकोलॉजिकल हार्मनी जो है, पर्यावरण का जो संतुलन है, वो बिगड़ता जा रहा है। तो ये शिक्षा भले ही कभी काम आया हो, जब लोगों के पास खाने के लिए रोटी नहीं थी, पहनने के लिए कपड़े नहीं थे, मकान नहीं थे, मगर आज लोग खाना ज्यादा खाकर मर रहे हैं, भूख से भी ज्यादा। आज दुनिया में लोग ओबेसिटी और एक्सेसिव फूड से मर रहे हैं। आज जो हम जीवन शैली जी रहे हैं उसके कारण पृथ्वी का विनाश हो रहा है। तो इस शिक्षा में भी बदलाव आनी चाहिए, पर्यावरण मुखी होनी चाहिए। तो देखा गांधी जी ने भी इन्हीं बातों पर जोर दिया जब उन्होंने कहा कि there is enough in the world for everyone's need,
but not enough for everyone's greed. कि दुनिया में सबकी जरूरतें पूरे करने के लिए हैं, मगर सबकी लालच पूरा करने के लिए काफी नहीं है। या जब उन्होंने कहा, जब उनसे पूछा गया कि क्या अब आप आजाद भारत को ब्रिटानिया जैसा बनाना चाहते हैं, अब तो आप आजाद हैं, तो वो बोले ब्रिटानिया को ब्रिटानिया बनने में पूरी पृथ्वी की जो संसाधन है वो शोषण करना पड़ा। अगर भारत जैसा देश यूनाइटेड किंगडम जैसा बनना चाहे तो 5 पृथ्वियों की आवश्यकता होगी। कहां से लाएंगे हम 5 पृथ्वियां? तो ये भी बिल्कुल वही था। पर्यावरण के बारे में दुनिया से दशकों बल्कि शतक पहले वो पर्यावरण का सोच रहे थे। या फिर जब उन्होंने कहा लिव सिंपली सो दैट अदर्स में सिंपली लिव, सादगी भरा जीवन जिएं, ये बहुत ही अग्रगामी विचार हैं, प्रोग्रेसिव हैं। आज दुनिया में आप देखेंगे पर्यावरण पर बहुत लोग बातें करते हैं। अमेरिका से लेके यूरोप से जो बुद्धिजीवी माने जाते हैं वो सब लगे हुए हैं पर्यावरण के लिए कोई समाधान निकालें जो विनाश हो रहा है। मगर आप देखेंगे कि सभी सप्लाई साइड पर ध्यान दे रहे हैं। सप्लाई साइड, सप्लाई यानी कि बिजली चाहिए, बिजली चाहिए तो बिजली हम हवा से लेंगे, हम कोयले से नहीं लेंगे, अच्छी बात है। सूरज से लेंगे, सोलर एनर्जी लेंगे, ये समाधान है, कोयले से नहीं, डीजल से नहीं, अच्छी बात है। मगर कोई ये नहीं कह रहा है कि हम बिजली आधा करेंगे, 1/10वां प्रयोग करेंगे। 9 जाया हो रहे हैं, असल में 1/2 हम प्रयोग कर रहे हैं, बाकी सब व्यर्थ गवा रहे हैं। सप्लाई साइड नहीं, डिमांड साइड को भी कम करना है, ये बहुत कम लोग कह रहे हैं। और यही भारत की विशेषता है। जैसे गांधी जी ने कहा, वैसे ही 2500 साल पहले गौतम बुद्ध ने यही कहा कि मानव के लिए बड़ी उपलब्धि ये नहीं कि वो 1000 इच्छाएं पूरी करें, बल्कि ये है कि एक इच्छा को वो भस्म करे, खत्म करे, कम करे। 1000 से 999 करे, 900 करे, 800 करे, तो वो कामयाब है, वो सफल है जिसने 1000 से 100 किया हो इच्छाओं को, जिसने 10 की हो, 8 की हो, जो फिर मुक्त हुआ, वो तो सबसे परम सफल व्यक्ति होगा। तो ये इस देश में ऐसी विचार रहे हैं, फिर भी हम भटक कर उन्हीं अंग्रेजों के पीछे चले गए जो 1000 इच्छाएं पूरा करने के दौड़ में दौड़ रहे हैं, होड़ लगाए, और पृथ्वी का विनाश कर रहे हैं। तो इसीलिए आज हम सप्लाई साइड की तरफ सब आवाज दे रहे हैं, डिमांड साइड पे बहुत कम आवाज दे रहे हैं कि हम जरूरतों को, खपत को, कंजम्पशन को कम करें, बजाय इसके कि प्रोडक्शन को बदलें। आज आप कोयले से ले रहे हैं, कल हवा से लें, पानी से लें, सूर्य से लें, वो भी विनाश करेगा। कोई सूर्य ऊर्जा भी आपका उपकार नहीं करेगी अगर आपकी इच्छाओं का कोई लगाम नहीं हो तो ये विचार गांधी जी के थे जो मुझे बहुत बहुत दिल को छुए, और इन्हीं बातों को हम लद्दाख में सोचने लगे। वैसे आज अगर कहें तो गांधी जी के विचारों को हर धर्म, हर पार्टी के लोग किसी ना किसी तरह से स्वीकार करते हैं, मगर आचरण बहुत कम करते हैं। जैसे मैं बहुत प्रभावित हूं, मैं प्रशंसा करता हूं जब मोदी जी ने मिशन लाइफ की घोषणा की, जीवन शैली को सादा करने की। ये डिमांड साइड कम करने की बात है जो गांधी जी ने कहा है, मिशन लाइफ, अच्छी बात है। मगर दुख सिर्फ केवल इस बात पे होता है कि इस पर घोषणा के बाद आचरण बहुत कम हुआ है। सच पूछें तो ये दुनिया को एक रास्ता दिखा सकती है कि हम सादा जीवन अपनाएं, भारत से एक संदेश जा सकता है, मगर
फिर भारत में तो पहले इस पर आचरण हो ना। तो इसलिए विचार बहुत अच्छे लगे कि अलग अलग पार्टियों ने ली है, मगर उसका कार्यवाहन, उसका इम्प्लीमेंटेशन देखना बाकी है। वैसे ही मुझे बहुत अच्छा लगता है कि गांधी जी को किस तरह देखते हैं, मगर जैसे स्वच्छ भारत में गांधी जी की तस्वीर दिखती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो हर पार्टी को इनके विचारों से सीख लेने की ज़रूरत है, और जो ले रहे हैं उनकी प्रशंसा करता हूँ। ऐसा नहीं है कि ये पार्टी विरोध में है और ये पार्टी बहुत समर्थन में है। हर पार्टी में मैं क्या कहेंगे, दोगलापन देखता हूँ। जैसे भारतीय जनता पार्टी ने स्वच्छ भारत में गांधी जी के विचारों को लिया, तो दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी ने भी कोई खास गांधी जी के विचारों को अपनाया, ऐसा मुझे नहीं दिखता। मुझे दुख होता है कि जब आज़ाद हुए तो गांधी जी के विचारों पर भारत को आगे बढ़ाते, वो नहीं बढ़ाया गया। बेहतर होता कि ग्राम स्वराज हम आज़ादी के बाद ही करते। 45 साल लगे पंचायत बनने में, जो 73rd अमेंडमेंट है। तो हर पार्टी ने कुछ कोशिशें की और कुछ हम निकम्मे साबित हुए। इसलिए ये सिद्धांत जो गांधी जी ने दी, उन पर कम से कम भारत में सही मानों में आचरण करने की जरूरत है। तभी शायद हम आज के दुनिया में ऐसे विचारों के साथ ही विश्व गुरु बन सकते हैं। मैं बहुत बार कहता हूं कि विश्व गुरु अगर हम भारत बने, तो इनके विचारों को अगर दुनिया में जो आज विनाश हो रहा है उसके संदर्भ में रखें और उस पर भारत चल के दिखाए, तो वो विश्व गुरु बन सकता है। वैसे ही जो भारत के दूर दराज के जनजातियां हैं, जो बहुत सादगी भरा जीवन जीते हैं, चाहे वो लद्दाख के पहाड़ों में हो या मध्य प्रदेश महाराष्ट्र के जंगलों में हो, वो दुनिया को सीखने की जरूरत है कैसे सादा जीवन जिया जाए। तो केवल नाम मात्र में नहीं, काम में गांधी जी के विचारों को उतारने की जरूरत है, और ये हर एक पॉलिटिकल पार्टी को जरूरत है, किसी एक या दो की बात नहीं है। किया है तो कईयों ने किया है, नहीं किया है तो सबने नहीं किया है। तो ये मैं सोचता हूं कि भारत एक प्रेरणा का स्रोत बन सकता है। आज के, खासकर आज के 100 साल पहले शायद ऐसे हालात नहीं थे कि लोग समझ सकते कि क्या ये संसाधनों का, रिसोर्सेस का खेल है जिससे कि पृथ्वी का ऐसा विनाश होगा। अब लद्दाख से आया हूं तो थोड़ा सा आपको लद्दाख के बारे में बताऊं कि वहां क्या और क्यों हो रहा है। लद्दाख में हम पिछले 5 सालों से एक संघर्ष कर रहे हैं। आपको याद होगा 2019 में लद्दाख एक यूनियन टेरिटरी बनाया गया, जो कि लद्दाख की बहुत देरीना मांग थी, 70 सालों से लगभग। यूनियन टेरिटरी अचानक बन गया, जिसकी लोगों को बहुत खुशी हुई, बहुत कृतज्ञ भी हुए। मगर देखते हैं कि इसके साथ ही जो संरक्षण हमारे पर्यावरण को, हमारे संस्कृति को मिलती थी, वो सब खत्म हो गए हैं, और 370 के साथ। और अब वहाँ के पहाड़, वहाँ के वादियाँ, वहाँ के नदियाँ, वहाँ के ग्लेशियर एक खिलवाड़ का मैदान बन जाएगा बड़े बड़े उद्योगों के लिए। तो लद्दाख के लोगों ने पहले से ही 2 चीज़ों की आशा कर रखी थी। एक तो ये कि जब वो खुद से यूनियन टेरिटरी बने, तो क्योंकि लद्दाख के लोग 95% जनजातीय हैं, तो उन्हें भारतीय संविधान अनुसार 6th शेड्यूल जिसे कहते हैं, 6वीं अनुसूची के संरक्षण दिए जाएंगे। और दूसरा कि ये यूटी विद लेजिस्लेचर होगा, यानी कि लोकतंत्र भी होगी। मगर नहीं, उसी समय सरकार की तरफ से, रूलिंग पार्टी की तरफ से बहुत उनकी ही तरफ से
बात रखी गई कि लद्दाख को 6वें शेड्यूल में ही संरक्षण दिया जाएगा। लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा कि यूटी भी बना रहे हैं और 6वां शेड्यूल भी दे रहे हैं। 6वां शेड्यूल वैसे कोई चांद सितारा नहीं है, ये एक लोकतंत्र का रूप है जिसमें कि जिले के स्तर पर आपको नियम बनाने के अधिकार दिए जाते हैं, खासकर जनजातीय क्षेत्रों में। जिले के स्तर पर ही आपको एक तरह का जिसे क्या कहते हैं असेंबली या सभा काउंसिल होती है, जिसमें चुने हुए प्रतिनिधि अपने संस्कृति के बारे में, अपने प्रकृति, जमीन, नदी, इनके बारे में वो नियम बना सकते हैं। तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, भारतीय संविधान का ही हिस्सा था और उन्होंने बड़े सभाओं में ये वचन दिया कि लद्दाख को हम ऐसा ही देंगे। बल्कि जनजातीय मंत्रालय के मीटिंग मिनट्स में भी ये छपा हुआ है कि लद्दाख को हम 6वां शेड्यूल देने का विचार कर रहे हैं। और फिर 2 चुनाव हुए, 2019 का संसदीय, उसमें पहले 3 बिंदुओं में रखा गया कि लद्दाख को 6वीं शेड्यूल देंगे। उसके बाद प्रतिष्ठित चुनाव हुए लद्दाख के काउंसिल की, हिल काउंसिल एक है वहाँ, उसमें तो और पहले नंबर पर कहा गया कि लद्दाख को हम 6वां शेड्यूल ही दे रहे हैं। तो सब ने बहुत ही कृतज्ञ से वोट दिया और जिताया कि जिन्होंने हमें 70 साल बाद अलग एक यूटी बनाया, जो कि बहुत पुरानी मांग थी कि लद्दाख बहुत अलग है संस्कृति, जम्मू और कश्मीर से नहीं मिलता है, ना ही भौगोलिक ना ही सांस्कृतिक, तो इसे अलग व्यवस्थापन दिया जाए, वो दिया। और साथ में 6वें शेड्यूल का वादा भी। तो 2 चुनाव जीते अभी की जो रूलिंग पार्टी है, मगर उसके बाद 1 साल बीतने लगा, खामोशी सा छा गया, 1.5 साल सन्नाटा छा गया। 2 साल बाद 6वां शेड्यूल कोई जुबान पे ले तो उसके पीछे पुलिस लग जाती थी, ऐसा होने लगा। तो जो वचन था उसी को याद दिलाना एक जुर्म सा बन गया कि 6वां शेड्यूल कैसे आपने कहा। बच्चों को पकड़कर पुलिस थाने लेने लगे जब बच्चे 6वां शेड्यूल याद दिलाने लगे, युवा। तो ऐसे हालत होने लगी। हम बहुत हैरान हुए, परेशान हुए कि ऐसा क्या हुआ कि इतना बड़ा वादा किया, बड़े बड़े चुनाव जीते गए और अब वादों को याद दिलाना भी एक जुर्म बन गया। अभी भी कोई वक्तव्य औपचारिक नहीं है कि क्यों नहीं दिया जाएगा, या कारण कि क्यों लिखित में कहा गया था और अब क्यों नहीं दिया जाएगा, ऐसा कोई औपचारिक नहीं है। तो लोगों की समझ यही बनती जा रही है कि इस बीच जो बदलाव आए उन्हीं के कारण ये हटाया जा रहा है। बदलाव क्या आए कि इस बीच लद्दाख में एक बहुत बड़े बड़े परियोजनाओं की घोषणाएं होने लगी, जिनमें कि दुनिया का सबसे बड़ा बिजली की परियोजना है, सोलर है, सूर्य ऊर्जा से है, जो कि अच्छी होनी चाहिए, मगर सूर्य ऊर्जा को कैसे किया जाए, कहां किया जाए, इसमें लोगों की भागीदारी बिल्कुल नहीं है। जहां पर हमारे चरवाहे पहले से ही भारत के लिए बहुत बड़ा राजस्व कमाते हैं, विदेशी मुद्रा कमाते हैं, पश्मीना जो कि दुनिया की सबसे बेहतरीन रेशा है, वो जहां उत्पादन होता है, उन्हीं चरवाहों को भगाकर वहां पर दुनिया की सबसे बड़ी बिजली घर आएगी। इसे उर्दू में कहते हैं अहमद की टोपी मोहम्मद के सर। क्या फायदा हुआ आप इसको, या लद्दाखी में ये भी कहते हैं मछली को मार के कुत्ते की जान बचाना। चरवाहों को मार के आप पंजाब में बिजली देंगे तो क्या मतलब हुआ? आप विदेशी मुद्रा को खत्म करके देश में बिजली का जो वेस्टेज हो रहा है वो और बढ़ाएंगे। क्योंकि हमने देखा जब हम पदयात्रा पे आए तो बिजली का होता क्या है हमने देखा। दिल्ली में, चंडीगढ़ में लोग 45 डिग्री के गर्मी में अंदर रजाई पहनकर सोते हैं, कंबल पहनकर, एयर कंडीशनर को 18 डिग्री करके। तब बहुत दुख हुआ
कि हमारी बिजली जो कि हमारे लोगों के जीवन को खतरे में डाल के तहस नहस करके जो बिजली बनेगी, वो अगर किसी अस्पताल में काम आती, समझ आता, लोग इस तरह से व्यर्थ करेंगे, तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो वो बिजली कितना बने, कहाँ बने, कैसे बने, स्थानीय लोगों की तो कुछ सहभागिता हो। तो यही 6वां शेड्यूल देता है अधिकार कि आपसे पूछकर होगी। और लद्दाख के लोग कभी सूर्य ऊर्जा के परियोजनाओं को ना नहीं कहते, वो देश के लिए जान देने के लिए तैयार रहे हैं हमेशा। तो क्या बिजली नहीं देंगे? देंगे, मगर उनसे भी पूछ के लीजिए कि यहाँ कोई नहीं चराता है, यहाँ से लीजिए, यहाँ ना लीजिए, ऐसा कुछ नहीं, यहीं से लेंगे और लेके रहेंगे। इस तरह से ज़बरदस्ती अगर करेंगे तो लोग फिर संघर्ष के लिए बाहर निकलेंगे ही। तो ऐसी परियोजनाएं जो कि दुनिया की जो अभी तक सबसे बड़ी है उससे 3 गुना बड़ी होगी, 13,000 मेगावाट की, 150 वर्ग किलोमीटर का। तो ऐसे बहुत परियोजनाओं का लाइन लगा है। तो हमें अब समझ आता है कि ऐसे बड़े बड़े कॉरपोरेट्स को बिना पूछे जमीनें देने के लिए लद्दाख के लोगों को ऐसे छोड़ दिया जा रहा है, वचन देने के बाद भी। और ये बहुत बड़ी मूर्खता भी दिखती है, क्योंकि लद्दाख के लोगों ने बिना वर्दी के हर युद्ध में भाग लिया है। आप सोचिए, हर युद्ध में, चाहे वो 48 के हो, 62 के हो, 65 के हो, 71 के हो, 99 के हो और 2020 के हो, लोगों के बिना हमारे सैनिक ऐसे होंगे जैसे एक हाथ से तलवार चला रहे हैं, एक हाथ बांधकर। तो लोगों का एक हाथ, सेना का एक हाथ रहा है। अब उन लोगों को नाराज करके कुछ कंपनियों को खुश करना, ये देश हित में है क्या? इससे कौन खुश होगा? इससे चीन खुश होगा कि यहाँ सीमा पर लोग नाराज हो रहे हैं, भारत की सेना कमजोर होगी तो चीन खुश होगा। तो मैं तो कहूँगा ये चीन क्या कहेंगे को सहायता करने जैसा कदम होगा अगर इस तरह से लोगों को नाराज करके ऐसे परियोजनाएं हम लाएं। तो इसलिए हमने ये सोचा कि ये बात और बिगड़ती जाए जो कि भारत के हित में ना होगी, हम आवाज उठाएं और वचन पूरा करवाने की मांग करें। इसलिए फिर हमने वही चुना जो कि गांधी जी का पद था कि हम किसी को ना बुरा भला कहना चाहते थे, ना कुछ बुरा भला करना चाहते थे। हम खुद पे पीड़ा उठाकर उनसे एहसास करवाना चाहते थे कि उन्होंने कुछ गलती की है। तो इसलिए हमने कहा हम अनशन पे जाएंगे, खुद को पीड़ा देंगे, आपको नहीं देंगे, मगर आपका ध्यान जरूर खींचेंगे अपनी समस्याओं के लिए। तो इसलिए आपने सुना होगा पहले 1 हफ्ते के अनशन की सांकेतिक, फिर 2 हफ्ते की, फिर 3 हफ्ते की करते आए हैं। और 21 दिन जो हमने किया वो भी गांधी जी से प्रेरित था, क्योंकि हमने देखा कि गांधी जी की जो सबसे लंबी अनशन थी वो 21 ही दिन की थी। तो हमने उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए 21 दिन की अनशन की, जिसके बाद सरकार ने कुछ सुनना शुरू किया। मगर क्योंकि बहुत देरी, बहुत आहिस्ता सब कुछ चल रहा था, तो हमने फिर एक पद यात्रा भी की जो फिर गांधी जी के पद चिन्हों पर है। लेह से लेकर दिल्ली तक हम 1 महीने तक लगभग 1000 किलोमीटर चलते हुए दिल्ली में अपनी फरियाद, अपनी व्यथा सुनाने आए। कोई 150 लोग, जिसमें से 5-6 लोग तो 80 से ऊपर के थे, 80 वर्ष से ऊपर के थे, और लगभग 20 लोग भूतपूर्व सैनिक थे। आप समझ सकते हैं कितने देशभक्ति के साथ वो लड़े हैं। उसी देशभक्ति के साथ सरकार को याद दिला रहे हैं कि ये जो आप कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, इससे देश का हित नहीं होगा, इससे सीमा सबल नहीं दुर्बल होगी। तो ये याद दिलाने हम दिल्ली तक आए, ठीक उसी तरह जिस तरह से गांधी जी ने खुद पर पीड़ा लेकर सरकार को, तब के ब्रिटिश सरकार को समझाने की कोशिश की। तो इसी तरह से हम आगे भी आवाज
उठाते रहेंगे। जैसा मैं कह रहा था, संयोग हो या जो भी हो, ये दिखता रहा हमें कि जो हम सोचते हैं करते हैं वैसा ही कुछ गांधी जी भी करते थे। अब बचा है तो मैं ये कहूँगा कि जिस तरह से उनका जीवन अंत हुआ कुछ करते हुए, वैसे ही शायद हमारा भी अंत हो। हम ये चाहेंगे कि जितना हो सके संघर्ष करेंगे और डरेंगे नहीं। इस पर्यावरण के मुद्दे को सिर्फ लद्दाख का नहीं, पूरे हिमालय की बात है ये। हम आगे बढ़ाएंगे और हमारा डर ये नहीं है। हालांकि बहुत लोगों ने हमें कहा है कि आप खबरदार रहिएगा, सचेत रहिएगा, कोई आपके जीवन पर भी वार कर सकता है। तो मेरा डर ये नहीं है कि जीवन पर कोई वार करेगा। मैं आपको बताऊं, मेरा सबसे बड़ा डर तो ये है कि मैं कहीं बिस्तर में न मर जाऊं, बीमार वृद्ध होकर बिस्तर में मरूं, ये मेरा डर है। काम में मरूं, किसी मिशन पे मरूं, ये सब के लिए सबसे बड़ा सौभाग्य होना चाहिए। क्यों इस देश में आज सब डरे डरे दिख रहे हैं? हर लोग डरे डरे दिखते हैं, हर नेता प्रतिनिधि सब डरे डरे दिखते हैं। और सबसे बड़ी बात तो संचार माध्यम जो मीडिया है वो भी डरे डरे दिखते हैं। ऐसे डर डर के जीना, उससे तो बेहतर है मरें तो शायद पुनर्जन्म लेके ये भय खत्म होके दोबारा जन्म लेंगे। तो इसलिए बहुत जरूरी है, ये सरकारों के लिए भी लोग निडरता से बोलें, वो उनके लिए बहुत जरूरी है। जब लोग निडरता से बोलेंगे तो वो सही रास्ते पे रहेंगे। जब लोग डर कर गलत को भी सही कहेंगे तो वो और गलत करते जाएंगे, उनका पतन होगा। तो ये हमारा कर्तव्य है कि हम सही को सही बोलें, गलत को गलत बोलें। और मैं किसी पार्टी, दल, किसी की परवाह नहीं करता हूं। अगर अच्छा काम करते हैं रूलिंग पार्टी तो मैं उन्हें भी अच्छा कहता हूं, अगर गलत करते हैं तो डंके की चोट पे गलत करते हैं कहता हूं। और वैसा ही हर पार्टी के लिए भी हम किसी के न विरोधी बने, न अंध भक्त अंध विरोधी, इन दोनों में न पड़े। इससे देश का पतन होगा। राष्ट्र निर्माण तब होगा जब कोई किसी का भक्त नहीं, कोई किसी का विरोधी नहीं, जब गलत तब गलत, जब सही तब सही। तो यही मैं उम्मीद करूंगा। अंत में यही कहूंगा, उर्दू में पंक्तियां हैं, फलक आसमान को कहते हैं, फलक को जिद है जहां बिजलियां गिराने की, हमें भी जिद है वही आशियां बनाने की। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।